क्या आपने कभी सोचा था कि चीनी किसी देश को वर्ल्ड पावर बना सकती है, या फिर हमारी किचन से लेके हर एक चीज में पाई जाने वाली ये चीज भले ही हमारे सेहत के लिए अच्छी ना हो, लेकिन किसी देश की इकोनॉमी के लिए वर्ल्ड पावर बन सकती है। इंडियन इकोनॉमी में शुगर का रोल तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट को धीरे धीरे ये समझ में आया है कि ग्लोबल ट्रेड का मतलब सिर्फ चीजें खरीदना नहीं होता, बल्कि बेचना भी इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पिछले कुछ सालों में हमारे देश ने कई चीजों का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड नंबर्स में किया है, और इसी में से एक चीज शामिल है जिसका नाम है चीनी। चीनी का एक्सपोर्ट इंडिया ने कुछ इस लेवल पर बढ़ा दिया है कि रिसेंटली हमने ब्राजील को भी एक टाइम के लिए पीछे छोड़ दिया था, जो कि पिछले कई सालों से शुगर एक्सपोर्ट में नंबर 1 रहा है। अभी हाल में फिर से ब्राजील ने इंडिया को पीछे भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन ये छोटा सा नंबर है जिसे इंडिया जल्दी ही हासिल कर लेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि चीनी कैसे इंडिया में मोस्ट एक्सपोर्टेड थिंग्स में से एक बनती जा रही है, और कैसे इंडिया ने इस फील्ड में अपना डोमिनेंस क्रिएट किया। साथ ही साथ ये भी सोचने वाली बात है कि इंडिया की जो चीनी है वो इतनी जल्दी वर्ल्ड पॉपुलर कैसे होने लगी। ये सारी बातें जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा कि इंडिया में शुगर प्रोडक्शन की शुरुआत कहां से हुई। साथ ही साथ ये भी सोचना होगा कि कैसे किसी को ख्याल आया होगा कि गन्ने के रस से कुछ क्रिस्टलाइज फॉर्म में बनाया जा सकता है जो हमारे स्वीट टूथ को सेटिस्फाई कर सकता है। इंडिया को शुगर और गन्ने का होमलैंड माना जाता है, और ये जो मान्यता है ये छिपी हुई है हमारे वैदिक पीरियड से। अथर्ववेद में शुगर के प्रोडक्शन का जिक्र किया गया है, लेकिन ये शुगर आज की तरह की क्रिस्टलाइज फॉर्म में नहीं होती थी, बल्कि जो जैगरी पाउडर हम यूज करते हैं उस टाइम पर इस तरह के शुगर का प्रोडक्शन किया जाता था। ऐसा ही जिक्र हमें मिलता है चाणक्य के अर्थशास्त्र में, और जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था तब भी एक ऐसा जिक्र मिलता है कि कोई एक ऐसी मीठी चीज है जो शहद की तरह होती है, लेकिन हमें मधुमक्खियों से नहीं मिलता। हिस्टोरियंस अंदाजा लगाते हैं कि ये चीज शुगर रही होगी। ये तो हो गई टेक्स्ट की बात। अगर हम इंडियन रिलीजन में बात करें तो यहाँ पर भी हमें 5 तरह की मीठी चीजों का जिक्र मिलता है, जिसमें कि दूध, दही, घी, शहद और गुड़ शामिल है। ये जो गुड़ है ये गन्ने से निकाला जाता था, और इसी वजह से इसको हम शुगर का एक दूसरा फॉर्म मानते हैं। अब आप गेस कर सकते हो कि इंडिया में शुगर किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा, जिसे उस टाइम पर गुड़ के नाम से जाना जाता था। अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो करीब 6th सेंचुरी में गुड़ का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, और इसे बनाने के लिए पहले गन्ने के रस को उबाला जाता होगा, फिर उसे क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता होगा। अब इसे बनाने के प्रोसेस में पहले गन्ने को क्रश किया जाता होगा और उससे रस निकाला जाता होगा। फिर इस रस को निकाल कर उसे उबाला जाता होगा और एक हाई विस्कस यानी कि एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता होगा, जिसे हम शक्कर के नाम से जानते हैं। इनफैक्ट कई लोग ये भी मानते हैं कि जो शुगर वर्ड है ये संस्कृत के शक्कर वर्ड से बना है, और शक्कर के हम जो बड़े फॉर्म को खांड कहते थे, और ये जो खांड वर्ड है इसी से अंग्रेजी का कैंडी वर्ड निकला है। इस तरह से हम ये गेस कर सकते हैं कि कितना पॉपुलर रहा होगा इंडिया में जैगरी का प्रोडक्शन, और किस तरह से पूरी दुनिया में इंडिया से शक्कर और जैगरी का प्रोडक्शन बाहर आया होगा। इस तरह से इंडिया में शुगर बनाने की ये कला विकसित हुई, यहां से ये पर्शिया गई, और पर्शिया के थ्रू ये पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन इंडिया में जो शुगर का प्रोडक्शन किया जाता था वो प्रोडक्शन इस तरह से नहीं था जैसे हम आज देखते हैं, यानी कि उस टाइम पर कोई फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं था, लेकिन इसका कोई प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता था। लोग बस अपने घरों में अपनी चीजों के लिए ही इसका प्रोडक्शन करते थे। इंडिया में अगर हम पूरी तरह से देखें तो 1904 में बिहार में पहली फैक्ट्री लगाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। बिहार के सारण इलाके में पहला शुगर प्लांट लगाया गया, और यहां से मॉडर्न शुगर इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। लेकिन मॉडर्न शुगर इंडस्ट्री की प्रोसेसिंग 1930 से जाकर शुरू हो पाई, जब यहां पर इन लोगों को प्रोटेक्शन दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। इससे शुगर प्रोडक्शन को बूस्ट मिला, और 1930s तक 31 से लेकर सीधे 135 शुगर इंडस्ट्री इंडिया में हो गई। यही नहीं, इस टाइम पीरियड में शुगर का प्रोडक्शन भी काफी बढ़ा, जो 1,30,000 टन से 9,34,000 टन तक बढ़ गया। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी हमारे यहाँ का डायनेमिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, और ये पार्टिसिपेशन आजादी के टाइम तक चलता रहा, यानी कि 1947 तक। और इनके ऊपर इस बीच में किसानों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन का आरोप भी लगा। अगला चैप्टर शुरू होता है देश की आजादी के बाद। जब देश आजाद हुआ तो पंडित नेहरू को यह समझ में आया कि हमारे देश में किसानों के एक्सप्लॉयटेशन को तो रोकना ही है, शुगर के प्रोडक्शन को भी बढ़ाए रखना है। इसी वजह से उन्होंने प्राइवेट हाथों से निकालकर शुगर को अपने कंट्रोल में ले लिया, और शुगर इंडस्ट्री को 5 ईयर प्लान में भी इंक्लूड कर लिया। अब जब गवर्नमेंट के हाथ में ये चीजें आ गई तो प्रोडक्शन बढ़ाना इजी हो गया, और गवर्नमेंट पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती थी कि किस लेवल पर शुगर का प्रोडक्शन बढ़ाना है। एक बार जब इसे 5 ईयर प्लान में शामिल किया गया तो गवर्नमेंट लाइसेंस निकालने लगी लोगों के लिए, ताकि वो अपनी इंडस्ट्री वहां पर एस्टैब्लिश कर सकें। और इस तरह से इंडिया में मॉडर्न शुगर इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, जिसका एक बहुत डार्क चैप्टर भी है। लेकिन आज हम डार्क चैप्टर की बात नहीं करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि कैसे पिछले 10 सालों के अंदर ही इंडिया का जो शुगर प्रोडक्शन है वो इतना बढ़ गया कि आज ब्राजील भी इसके आगे छोटा पड़ता जा रहा है।
अब अगर शुगर इंडस्ट्री की सक्सेस स्टोरी बताएं तो 2017-18 में इंडिया ने $810 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था और 4 साल बाद ये एक्सपोर्ट बढ़कर $4.6 बिलियन हो गया और इस साल अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया करीब $5.30 बिलियन का एक्सपोर्ट करेगा शुगर का। और अगर इंडिया इस साल ये टारगेट अचीव कर लेता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा शुगर का और ब्राजील इंडिया से पीछे हो जाएगा। अभी ब्राजील कुछ ही हद तक इंडिया से आगे है, लेकिन जिस तरह से इंडिया इस एक्सपोर्ट में आगे जा रहा है, हो सकता है या आने वाले टाइम में ब्राजील बहुत पीछे हो जाएगा इंडिया से। लेकिन यहाँ पर ये सोचने वाली बात यह है कि इंडिया इस तरह से आगे बढ़ा कैसे? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया में शुगर प्रोडक्शन को इस लेवल पर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अब अगर इसके पीछे के रीजन पे जाएं तो इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यानी कि एक ऐसा देश जहां पर मानसून के टाइम में बारिश जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर ही आएगी। इसी वजह से इंडिया में गन्ने की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जा सकती है। अब इंडिया की तरह दुनिया में इस तरह के बहुत कम देश हैं और यही इंडियन शुगर इंडस्ट्री के लिए काफी बेनिफिशियल बात भी है। भारत के अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और कैरेबियन कंट्रीज को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर शुगर का प्रोडक्शन इस लेवल पर होता है और यही बात इंडिया के लिए बेनिफिशियल भी है। और यही वजह भी है कि इस ट्रॉपिकल कंडीशन की वजह से दुनिया भर की जो शुगर का प्रोडक्शन है वो इन्हीं देशों के आसपास घूमता है। अब अगर 2017 से 2022 तक के ग्राफ पर नजर डालें तो 2017 में भारत में 5200 करोड़ का शुगर एक्सपोर्ट किया गया था। वहीं 2018-19 में 9535 करोड़ का शुगर एक्सपोर्ट हुआ था। इसके अलावा 2019-20 में 13981 करोड़, 2020-21 में 20668 करोड़ और 2021-22 में 26545 करोड़ रुपए का शुगर का एक्सपोर्ट किया गया था। बड़ी बात यह है कि कई एक्सपर्ट्स ये एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इस साल 37,797 करोड़ रुपए की शुगर का एक्सपोर्ट किया जाएगा इंडिया के थ्रू और ये बहुत बड़ा नंबर है पिछले कई सालों के कंपैरिजन। अगर हम सिर्फ 2017 से 2022 तक के डेटा को लें तो 5000 या 6000 करोड़ से सीधे 26,000 करोड़ पर जाना भी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया ने इन 5 सालों में करीब 5 गुना ज्यादा ग्रोथ दिखाई है शुगर इंडस्ट्री में। लेकिन यहां पर हमें यह भी समझना होगा कि इतनी जल्दी ये एक्सपोर्ट बढ़ा कैसे। अब इंडिया में अगर हम शुगर के एक्सपोर्ट को डाइसेक्ट करें तो हमें 2 तरह की शुगर मिलती है। एक होती है रॉ शुगर और दूसरी होती है व्हाइट शुगर। रॉ शुगर को हम मोटा मोटी अनरिफाइंड शुगर के नाम से जानते हैं और जो रिफाइंड शुगर होती है उसे हम व्हाइट शुगर के नाम से जानते हैं। अब अगर हम इन दोनों के डिफरेंस को अच्छे से समझ लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि इंडिया का एक्सपोर्ट आखिर बढ़ा कैसे। अब ये जो ICU MSA लेवल है ये अगर डबल डिजिट में है तो हम शुगर को इम्प्योर मानते हैं और जैसे जैसे ये कम होता जाता है हम शुगर को और प्योर मानते हैं। इसी वजह से जो रॉ शुगर है उसको ज्यादातर इम्प्योर माना जाता है और इसे कंजम्पशन के लिए यूज नहीं किया जाता। अब ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है क्योंकि 2017 तक जो हम शुगर का एक्सपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट जो होता था वो ज्यादातर रिफाइंड शुगर का होता था, यानी कि प्योर शुगर का होता था। लेकिन 2017 के बाद जो हमारा ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा वो इस वजह से बढ़ा क्योंकि इंडिया ने कच्ची चीनी यानी कि जो इम्प्योर शुगर है या फिर जो रॉ शुगर है उसका एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ाया। अब इंडिया रिफाइंड शुगर और अनरिफाइंड शुगर दोनों का एक्सपोर्ट करता है। यहां आपको एक बात समझ लेनी चाहिए, दुनिया भर में रिफाइंड शुगर का मार्केट कम था क्योंकि लोग सीधे कंज्यूमर को बेचने के लिए इसे भारत से एक्सपोर्ट करवाते थे। ऐसे में इंडिया में रिफाइंड शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में बच जाया करती थी और जिसे स्टोर करने में इंडिया को काफी दिक्कतें होने लगी थी क्योंकि इंडिया में एक नियम है और उसके हिसाब से इंडिया में सिर्फ 6 महीने के लिए एक्स्ट्रा शुगर को स्टोर करके रखना होता है। अगर शुगर ज्यादा स्टोर होता है तो वो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर भी जनरेट करता है। इसीलिए इंडिया शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए भी नए नए तरीकों की तलाश करने लगा ताकि वो अपने ऊपर से इसके प्रेशर को कम कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। वहीं इंडिया ने 2017-18 में करीब 47,000 टन रॉ शुगर को एक्सपोर्ट किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 साल पहले जो इंडिया 0 रॉ शुगर एक्सपोर्ट करता था उसने 2021-22 में करीब 56 लाख टन रॉ शुगर को एक्सपोर्ट किया। वहीं जो रिफाइंड शुगर है वो सिर्फ और सिर्फ 53.71 लाख टन ही एक्सपोर्ट की गई। इसका मतलब यह है कि रॉ शुगर कहीं ना कहीं रिफाइंड शुगर को डोमिनेट करने लगा, यानी कि 2017 के बाद 100 से 150 ICU MSA क्वालिटी वाली शुगर को इंडिया ने पूरी दुनिया में बेचा, जिसे बहुत इम्प्योर और लो क्वालिटी शुगर माना जाता है। आमतौर से दुनिया भर में लोग रॉ शुगर से रिफाइंड शुगर की तरफ जाते हैं मॉडिफिकेशन के थ्रू, लेकिन इंडिया में एक उल्टी ही गंगा बह रही है। अब क्योंकि इंडिया में शुगर का सरप्लस लगातार बढ़ता जा रहा था, यानी कि शुगर का स्टॉक जो था वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था और इस स्टॉक को कम करने की जरूरत आ पड़ी थी।
हुआ ये कि 2018 में फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर एक टीम बनाई। इस टीम का पर्पस था इंडिया में रॉ शुगर के एक्सपोर्ट को बढ़ाना। इसके लिए ये टीम कई देशों में गई, जैसे कि बांग्लादेश, साउथ कोरिया, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया। अब इन लोगों ने काम क्या किया? तो इन लोगों ने इन देशों में जाकर यह समझाने की कोशिश की कि इन देशों को रॉ शुगर क्यों खरीदनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने कई तरह तरह के लॉजिक भी दिए। अब इसमें उन्होंने जो पहला लॉजिक दिया वो ये दिया कि रॉ शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए जिस वेसल का इस्तेमाल किया जाता है उसमें 70,000 टन रॉ शुगर को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो रिफाइंड शुगर है उसमें पैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो कच्ची चीनी की तरह एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इस वजह से उसी 70,000 टन के वेसल में सिर्फ 27,000 टन ही रिफाइंड शुगर आ सकती है, यानी कि रॉ शुगर के एक्सपोर्ट में कम पैसे लग रहे हैं रिफाइंड शुगर के कंपैरिजन में। अब भारत के लिए ये लॉजिक काम कर गया, क्योंकि जिन देशों को टारगेट कर रहा था वो उससे काफी नजदीक थे और शिप के थ्रू इस चीनी को आसानी से इन देशों में ट्रांसफर भी किया जा सकता था। और ये जो देश थे इनके लिए बात बेनिफिशियल इसलिए थी क्योंकि इंडिया इनसे नजदीक था, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी और इंडिया सस्ती चीनी उन्हें प्रोवाइड कर देगा। इससे पहले यही देश ब्राजील से अपनी चीनी एक्सपोर्ट करवाते थे, जो कि इन देशों से काफी दूर था, और इसी वजह से इनके एक्सपोर्ट की जो कॉस्ट होती थी वो भी काफी ज्यादा होती थी और चीनी भी महंगी मिलती थी। इंडिया की चीनी दूसरे देशों में बिक रही है कम दामों पर और उन देशों को कम दाम में चीनी मिल जा रही है। अब अगर हमने ब्राजील की बात की है तो ये भी समझ लेते हैं कि ब्राजील और इंडिया में शुगर के प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि इंडिया अभी तक एक्सपोर्ट करता था रिफाइंड शुगर, जबकि ब्राजील जिन देशों को शुगर एक्सपोर्ट करता था वो सिर्फ रॉ शुगर एक्सपोर्ट करता था। अब इंडिया ये क्लेम करने लगा है अपने साउथ ईस्ट एशियन देशों में कि वो सस्ते दाम पर रॉ शुगर एक्सपोर्ट कराएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ब्राजील का जो मार्केट है इन देशों से कम होता जा रहा है इंडिया की वजह से। यहीं पर एक दूसरा अंतर भी समझना बहुत जरूरी है कि जो ब्राजील है वहां पर जो शुगर का प्रोडक्शन होता है वो अप्रैल से लेकर नवंबर के टाइम पीरियड में होता है, जबकि भारत में यही काम अप्रैल से अक्टूबर के महीने के बीच में होता है। यानी कि ये जो अप्रैल से अक्टूबर तक का टाइम है ये एक तरह का ब्लाइंड स्पॉट है जिसमें ब्राजील कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता इंडिया के प्रोडक्शन को देखते हुए, और यही बात इंडिया के फेवर में भी काम कर रही है। अब जिन देशों में भारत ने बात की थी इस तरह से रॉ शुगर को एक्सपोर्ट करने की, वो देश भी इंडिया को मना नहीं कर पाए, क्योंकि इंडिया का ट्रेड रिलेशन इन देशों से काफी अच्छा है। तो जो रॉ शुगर है वो ब्राजील के कंपैरिजन में इंडिया की रॉ शुगर ज्यादा बेहतर और ज्यादा सस्ती है। एक तरह से दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि रॉ शुगर की ये जो मार्केट है इसको इंडिया अब ज्यादा अच्छे से डोमिनेट भी कर रहा है और इंडिया एक लीडिंग वर्ल्ड इकोनॉमी बनता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं इन देशों के लिए दूसरे सेक्टर्स में भी हेल्प करेगा। इस कंपैरिजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैक्टीरिया का भी, जो कि ब्राजील के गन्ने में पाई जाती है। इस बैक्टीरिया का नाम है टेक्स्ट्रॉन। अब होता क्या है, ब्राजील में जब गन्ने की कटाई होती है और उसके बाद गन्ने को खुले में छोड़ दिया जाता है तो वहां पर टेक्स्ट्रॉन नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कहीं ना कहीं शुगर की क्वालिटी को इंप्योर कर देता है, जबकि इंडिया में बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। यानी कि अगर हम दोनों देशों की चीनी को कंपेयर करें तो इंडिया की चीनी ज्यादा प्योर है, ज्यादा अच्छी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बैक्टीरिया असल में करता क्या है। तो ये बैक्टीरिया करता क्या है, ये शुगर के फिल्ट्रेशन रेट को कम करता है, यानी कि अल्टीमेटली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना इस बैक्टीरिया के बिना कोई प्रोडक्ट हो सकता है, और जो इसका फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आएगा उसमें सुक्रोज की मात्रा बहुत कम होगी। वहीं अगर हम इंडियन रॉ शुगर को कंपेयर करें तो इंडियन रॉ शुगर में 95.3% तक सुक्रोज होता है, जो कहीं ना कहीं चीनी की क्वालिटी को बेहतर कर सकता है, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी कंज्यूम करने पर भी हमें ज्यादा मिठास मिलेगी। लेकिन बाकी देशों से अगर हम कंपेयर करें तो ये चीज इन देशों में नहीं पाई जाती। ऐसे में अगर हम एग्जांपल से समझे तो आमतौर से जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी वो थाईलैंड से अपनी चीनी मंगवाती थी, लेकिन जब इंडिया की चीनी जो ज्यादा प्योर है वो यहां पर पहुंचने लगी तो थाईलैंड से ना लेकर अब ये लोग इंडिया से चीनी लेने लगे हैं। इसी तरह से हमें एक और एग्जांपल समझना होगा इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया ने भी ICU MSA लेवल को देखते हुए इंडिया से 2019 में ही रॉ चीनी को एक्सपोर्ट कराने का ऑर्डर दे दिया था, यानी कि इंडोनेशिया भी अब इंडिया का एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है शुगर इंडस्ट्री के नाम पर। इन्हीं देशों की वजह से इंडिया आज शुगर इंडस्ट्री में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह से जो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है वो इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए कोई रोल प्ले कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।